हेलो दोस्तों। जैसा कि आज आप सभी के सामने क्लास 10th लेक्चर 3 है। किस चीज़ का? एनसीईआरटी फिज़िक्स का है, ठीक है। जिसका पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। और टॉपिक्स में आपके सामने आज हम लोगों ने क्या किया है, 3 टॉपिक्स आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है। इससे पहले हम लोगों ने क्या किया था, आप लोगों को 2 लेक्चर हमने दे दिया है और आप लोगों को शिवम सर ने भी कुछ लेक्चर दे रखा है। वैसे बताए तो मेरा नाम पीयूष कुमार है, जो कि मैं ख़ास करके आप लोगों को क्या पढ़ाऊँगा, फिज़िक्स ही पढ़ाऊँगा, ठीक है। पीयूष कुमार है, ठीक है। और वो जो आपको हिंदी और केमिस्ट्री का एक लेक्चर प्रोवाइड कर चुके हैं, उनका नाम शिवम सर है, ठीक है। आप लोगों को एक बात बतानी है कि आप लोगों को जो भी यहाँ पे हमारे यूट्यूब चैनल पे पढ़ाया जाता है ना, वो आपको यूट्यूब चैनल की जो वीडियो हम लोग अपलोड करते हैं ना, उसी वीडियो में हम लोग क्या करते हैं, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक पेस्ट कर देते हैं। और तो और जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन होता है उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, लिंक को अपलोड कर देते हैं। तो आपको इसका जो लिंक चाहिए होगा या फिर इसका PDF, तो आप लोग वहाँ से कमेंट सेक्शन से ले सकते हैं। यदि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट ज़रूर से ज़रूर करें, ताकि हम लोग आपका उस प्रॉब्लम को हम लोग क्या करें, सलूशन करके आपको दे। तो हमारे पास जो टॉपिक है उसे कहते हैं, वो क्या है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, और उनके प्रकार की परिभाषा को भी जानेंगे, ठीक है। तो हम लोग देर नहीं करेंगे आज। यदि हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक ज़रूर से ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो हम लोग इस वीडियो जो कि इस टॉपिक का है उसे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि मैंने पहले ही प्रश्न को लिख रखा है कि प्रतिबिंब की परिभाषा और वे कितने प्रकार के होते हैं तथा उनके परिभाषाओं को भी जानेंगे, ठीक है। तो पहले हम प्रतिबिंब को जान लेते हैं कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्रतिबिंब की परिभाषा को देंगे, ठीक है। तो आप लोगों को बता दें कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। किसी अनंत बिंदु से, कोई अनंत बिंदु होता है जहाँ से आती हुई प्रकाश की किरणें क्या होती है, जो कि दर्पण से क्या होती है, परावर्तन हो करके क्या होती है, किसी बिंदु पर जब मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होगी ना, तो उसे ही प्रतिबिंब कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह कोई अवतल दर्पण मान लीजिए, ठीक है, कोई दर्पण है, ठीक है। और यहाँ से इसका यह मुख अक्ष है, ठीक है, पी सी मुख अक्ष है। तो मुख अक्ष के कोई समानांतर जो कोई किरण आ रही होगी, ठीक है, वो क्या होगा कि किसी बिंदु पर दर्पण के परावर्तक सतह से टकरा करके क्या होगी, किसी बिंदु पर आकर के मिलती है, यहाँ मिलती है, अथवा मिलती हुई हमको क्या होता है, अभ्यास होता है कि मिलने वाली है, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे, ठीक है। जैसा कि मुझे यकीन है आप लोगों को प्रतिबिंब का परिभाषा अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो यदि आप लोगों को नहीं भी आया तो थोड़ा सा वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हम प्रतिबिंब की परिभाषा को आप लोगों के सामने लिख देते हैं। जैसा कि आप लोगों के सामने प्रतिबिंब की परिभाषा को हमने क्या किया है, प्रेजेंट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि किसी अनंत बिंदु से आती हुई प्रकाश की किरणें, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि कोई अनंत बिंदु से आ रही प्रकाश की किरणें जब दर्पण के परावर्तक सतह, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करके मैंने परावर्तक सतह से क्या किया था, जो किरण को टकराया था, ठीक है। वो किरण किस प्रकार एक फोकस बिंदु पर जाकर के मिल रही थी, लेकिन वहाँ फोकस की बात नहीं की जाएगी। जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो वहाँ पे ही क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो अब हम जानेंगे प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। तो प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, तो कौन कौन होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। उनके 2 प्रकार कौन कौन हैं, जो कि एक है वास्तविक प्रतिबिंब तथा काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। तो हम उसे लिख देते हैं तथा उनकी परिभाषाओं को देने के बाद आप लोगों को उनका डिफिनीशन समझा देते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार, देखिए ऐसे में राइटिंग नहीं बन रहा है, ठीक है, इसलिए मैं वीडियो को पॉज करके ही लिख देता हूँ। दोस्तों, तो मैंने अभी आपके सामने में तो नहीं, लेकिन
वीडियो को पॉज करके यह लिखा है कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पहला नंबर क्या कह रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, तो उसकी परिभाषा को हम जानते हैं, जैसा कि अनंत बिंदु। ठीक है, तो अनंत बिंदु से आती हुई, मान लीजिए कि अनंत बिंदु है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो रही है, एक आती हुई प्रकाश की किरणें, कह रहा है परिभाषा में, जब दर्पण ये है हमारा, जो कि इसके परावर्तक पृष्ठ जो कि ये है। ठीक है, परावर्तक पृष्ठ से टकराती है। ठीक है, जिस बिंदु पर वो जाकर के मिलती है वास्तव में, ठीक है, वास्तव में जब मिल रही है तो उसे क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। वही परिभाषा जब देंगे कि अनंत बिंदु से आती हुई प्रकाश की किरणें जब दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराकर जिस बिंदु पर मिलती हुई सिर्फ प्रतीत होगी या फिर मिलती हुई मालूम पड़ेगी, तो हम उसे क्या कहेंगे, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। जैसा कि आपके सामने यह परिभाषा दे रखा है, देख सकते हो आप। तो यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक देते जाएं। अपने इस बड़े भाई की इतनी मेहनत के लिए एक लाइक नहीं दोगे क्या? ठीक है, तो हम अगले नंबर टॉपिक की ओर आगे बढ़ते। अब हम लोगों को क्या करना है, चिन्ह परिपाटी के नियमों को क्या करना है, जानना है। ठीक है, तो आपको हम चिन्ह परिपाटी के नियमों को अच्छी तरीके से समझा देते हैं। ठीक है, आप लोग को एक बात बता दें कि चिन्ह परिपाटी के नियम को हमें जानना क्यों पड़ता है, खास करके फिज़िक्स में। तो हमें चिन्ह परिपाटी के नियम को फिज़िक्स में पहला चैप्टर में इसलिए जानना है ताकि हम अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, वर्गता त्रिज्या, इन सभी को क्या करें, आसानी से समझ सके कि हाँ उनकी चिन्ह किस प्रकार होता है। ठीक है, तो अब समझने के लिए तैयार हो जाइए। जैसे कि बता दूं कि यह लॉन्ग टॉपिक था, इसलिए मैंने ही पहले ही इसे लिख करके रखा था। ठीक है, तो चिन्ह परिपाटी को नियम को जानेंगे। ठीक है, तो जो एक्स अक्ष इसे कहते हैं, जो एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष क्या होता है, इधर जो वाई अक्ष के क्या होता है, इस साइड जो बाएं साइड रहता है उसे क्या कहते हैं, माइनस में मापते हैं। तो इसके जो कुछ नियम हैं वह हम लोग पढ़ेंगे, जो कि आप डायग्राम है उसे अच्छे तरीके से देख लेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास पहला नंबर टॉपिक में कह रहा है कि एक्स अक्ष के ऊपर, यानी कि जो ये एक्स अक्ष है उसके ऊपर की मापी गई सारी दूरियां कैसी होती है, धनात्मक। जो ये मापी जाएगी ना, एक वाई जो कि वह क्या होगा, एक्स अक्ष। ठीक है, एक्स अक्ष देख रहे हैं, उसके ऊपर वाले जो दूरियां होगी वह किसमें मापेंगे, प्लस, यानी कि धनात्मक मापेंगे। ठीक है, अब दूसरे नंबर में आपको क्या कह रहा है कि एक्स अक्ष, ठीक है, कि नीचे की ओर मापी गई सारी दूरियां ऋणात्मक होगी। ठीक है, कैसा होगा, एक्स अक्ष के नीचे की मापी गई सारी दूरियां किस प्रकार की होंगी, तो आप कहेंगे ऋणात्मक, जो कि यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी बेस्ट है। ठीक है, तो अब आप लोगों के सामने अगला टॉपिक, इसमें क्या कह रहा है कि थर्ड नंबर पॉइंट, जो कि वाई अक्ष की बाईं ओर या बाएं ओर की ओर मापी गई सारी दूरियां कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। जैसा कि आप देखिए, तो आपके पास क्या है, वाई अक्ष के बाईं ओर की मापी गई सारी दूरियां क्या होगी, ऋणात्मक। तो आप देख रहे हैं कि वाई अक्ष हमारा यहाँ पे है। ठीक है, इसके बाईं ओर की मापी गई सारी दूरियां तो ऋणात्मक मापी जाती है। ठीक है, अब चौथा नंबर पॉइंट, वाई अक्ष, ठीक है, वाई अक्ष के दाएं ओर की मापी गई दूरियां किस प्रकार की होती है, धनात्मक। ठीक है, तो दाईं ओर जो वाई अक्ष होगा, तो वाई अक्ष हमारा ये क्या हो गया, वाई अक्ष, और इसके दाईं ओर, ठीक है, जो दूरियां मापेंगे उसकी इसमें मापेंगे, धनात्मक मापेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास अगला नंबर टॉपिक है। मुझे यकीन है कि आप लोगों को यह टॉपिक चिन्ह परिपाटी का नियम समझ में आ चुका होगा। यदि समझ ना आया हो तो वीडियो को थोड़ा पॉज कीजिए, पीछे कीजिए, तब इस वीडियो को फिर से देखिए, आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो 9वां नंबर टॉपिक आपके पास है क्या, अवतल और उत्तल दर्पण के द्वारा क्या करेंगे, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी और वर्गता त्रिज्या के धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों को पहचानेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने यह प्रश्न को लिख लिया है। ठीक है, टॉपिक को मैंने लिख लिया है और चिन्ह परिपाटी को नियम को भी। अब इसमें आपको हम बताएंगे कि किस प्रकार से हम फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करेंगे कि वह उसका धनात्मक चिन्ह है या फिर ऋणात्मक चिन्ह है। ठीक है, वस्तु दूरी उसी प्रकार से, वर्गता त्रिज्या भी ज्ञात करेंगे, फोकस दूरी भी पता करेंगे कि हाँ किस प्रकार से उसका फोकस दूरी, ये सब किस प्रकार से धनात्मक है या ऋणात्मक है। ठीक है,
यदि आप नहीं जानते हैं कि पीसी सब किस चीज़ को कहते हैं तो आपके पास ये नोट्स दिया है, आप इस नोट्स को क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो अब हमें क्या बताना है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी और ये वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी को निर्धारित करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, आपके सामने एक अवतल दर्पण ले रखा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मान लिया कि एक अवतल दर्पण है, ठीक है। तो अवतल दर्पण को किस प्रकार से मैंने यहाँ पे सेट किया, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे जो कि वाई अक्ष पे क्या है, ये है, ठीक है, समझ लो। और ये एक्स एक्सिस है, इसका एक्स अक्ष है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि वस्तु दूरी, आपको बता दें कि वस्तु को कभी भी हम दर्पण के सामने रखते हैं तो कहाँ पर रखेंगे, परावर्तक पृष्ठ के सामने। तो अवतल दर्पण में देखिए कि यही परावर्तक पृष्ठ है ना, तो वस्तु किधर होगा, इस साइड ही होगा ना। तो देखिए जब वाई अक्ष के क्या हो रहा है कि बाईं ओर की मापी गई सारी दूरियाँ कैसी हो रही है, धनात्मक हो रही है, ऋणात्मक। तो आप कहेंगे ऋणात्मक, इसीलिए हमारा वस्तु जब हम इधर ही रखेंगे तो वस्तु दूरी किस प्रकार हो जाएगा, वस्तु जब हम इस तरफ मापेंगे तो क्या होगा, वह माइनस चिन्ह में होगा, ठीक है। और इसका वर्गता त्रिज्या भी क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। फोकस दूरी आप देख सकते हैं, तो फोकस दूरी की आप लोगों को परिभाषा मैंने दिया था कि पी और एफ के मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी किस चीज़ से इंडिकेट करते हैं, एफ से, छोटा एफ से, ठीक है। तो आप कहेंगे फोकस दूरी अब किस सिंबल में रहता है, धनात्मक या ऋणात्मक, तो हमें कहना होगा ऋणात्मक ही। तो इसमें बता दें कि अवतल दर्पण में खास करके वस्तु जो की प्रतिबिंब दूरी होती है केवल एक स्थिति में धनात्मक होती है, नहीं तो हर एक स्थिति में क्या होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, वर्गता त्रिज्या, ये सभी ऋणात्मक ही होती है, ठीक है। तो जब वस्तु पी और एफ के बीच में रहेगा तो उसका जो प्रतिबिंब दूरी होगा क्या होगा, धनात्मक हो सकता है। बाकी हर एक सिचुएशन में जो कि वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, ये सब ऋणात्मक होगा। अब बात करें उत्तल दर्पण की, ठीक है। जैसा कि आपके सामने अब उत्तल दर्पण है, ठीक है। तो उत्तल दर्पण को मैंने क्या किया, यहाँ पे मान लो क्या रख दिया, उत्तल दर्पण को यहाँ से फिट किया, ठीक है, इसके सामने वाई एक्सिस ये हो गया। तो अब हमें बताना है कि फोकस दूरी इसकी किस चीज़ में मापी जाती है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि फोकस दूरी किस चीज़ में है, इसका फोकस दूरी जो होगा माइनस में, प्लस में आएगा। तो आपको मैंने बता दिया कि फोकस दूरी इसकी क्या होती है, धनात्मक होती है, और जो कि इसकी वर्गता त्रिज्या भी होगी वह भी क्या होगी, धनात्मक होगी। और प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब चूँकि इधर बनता है इसका, तो वो क्या होगा, ऋणात्मक ही होगा। लेकिन वस्तु क्या होता है, ठीक है, इधर वह परावर्तक पृष्ठ के सामने रहता है, जो कि हमारा क्या होगा, ऋणात्मक में होगा। क्यों, क्योंकि वाई अक्ष जो होता है ना, वाई अक्ष की जो क्या हो रहा है, बाईं ओर की मापी गई दूरियाँ हैं, ठीक है। इसलिए हमारा ये जो प्रतिबिंब दूरी होगा, सॉरी वस्तु दूरी, उसे हम किस चीज़ से माइनस चार्ज से इंडिकेट करेंगे, सॉरी चार्ज नहीं, सिंबल से इंडिकेट करेंगे। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने इस टॉपिक में आपको समझाने के लिए सिर्फ और सिर्फ अवतल दर्पण का प्रयोग कर दिया है, और इसमें उत्तल दर्पण का भी बताना है, ठीक है। तो हमें बताना, जो इसका रूल होता है ना, उसे आपको लिख करके दिखाना है, ठीक है। तो पहला नंबर में क्या होगा, जो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है उसे हम लिखेंगे, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जैसा कि मैंने इसमें पहला पॉइंट लिख दिया कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, और उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वह क्या होगी, धनात्मक, ठीक है। अवतल दर्पण की ऋणात्मक फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की धनात्मक, ठीक है। आपको ये ऑब्जेक्टिव के लिए याद कर लेना है। अब हमारे पास सेकेंड पॉइंट है, तो सेकेंड पॉइंट में हम लोग लिखते हैं कि अवतल दर्पण की वस्तु दूरी किस प्रकार होती है, और अब उत्तल दर्पण की वस्तु दूरी कहाँ होती है। जैसे कि मैंने इस टॉपिक में लिख दिया कि अवतल दर्पण की वस्तु दूरी ऋणात्मक और उत्तल दर्पण की भी वस्तु दूरी ऋणात्मक होती है, ठीक है। यानी कि अवतल और उत्तल दर्पण की फोकस जो वस्तु दूरी होगी ना, वह क्या होगा, ऋणात्मक ही होगा। अब हम जानेंगे कि इसकी फोकस दूरी, वस्तु दूरी किस प्रकार होती है, ऋणात्मक या धनात्मक, ठीक है। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा, अवतल दर्पण की प्रतिबिंब दूरी जो कि ऋणात्मक होती है, लेकिन केवल एक स्थिति में क्या होती है,
धनात्मक ही होती है, ठीक है। और उत्तल दर्पण की जो प्रतिबिंब दूरी होती है वो हमेशा ऋणात्मक ही होती है, ठीक है, ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, ठीक है। अब आपके सामने हम कहेंगे कि वर्गता त्रिज्या इसकी किस प्रकार की होती है। वर्गता त्रिज्या जो कि ऋणात्मक होती है, धनात्मक। जैसे कि अब आपके सामने यह जो कि चौथा नंबर टॉपिक है उसमें कह रहा है कि अवतल और उत्तल दर्पण की जो वर्गता त्रिज्या होगी वह क्या होगी, अवतल दर्पण की ऋणात्मक होगी। तो क्यों ऋणात्मक होगी, तो आपको पता ही होगा कि जो कि वर्गता त्रिज्या क्या होती है, इसकी फोकस दूरी की दुगुनी होती है। चूँकि फोकस दूरी ऋणात्मक तो वर्गता त्रिज्या भी ऋणात्मक, ठीक है। और जो कि उत्तल दर्पण की जो वर्गता त्रिज्या होगी धनात्मक होगी, क्योंकि इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है, ठीक है। अब हम जानेंगे यदि वस्तु का जो यदि वास्तविक होगा तो उसकी प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी, ऋणात्मक मापी जाएगी। और यदि वस्तु जो कि आभासी बन रहा होगा उसका प्रतिबिंब, तो उसकी जो ऊंचाई मापी जाएगी वह धनात्मक मापी जाएगी। जैसे कि आपके सामने यह जो कि बिंदु है 5वां नंबर बिंदु, कि यदि वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक होगा, जब वास्तविक प्रतिबिंब कोई भी बनेगा तो हम किसे उसकी जो ऊंचाई होगी उसे हम क्या कहेंगे, ऋणात्मक में मापेंगे, ठीक है। और जो वस्तु का क्या होगा, प्रतिबिंब आभासी जब होगा ना तो हम उसे किस चीज़ में मापेंगे, धनात्मक में, ठीक है। वो हम आपको अगले नंबर टॉपिक में बताएंगे कि क्यों धनात्मक मापेंगे और क्यों ऋणात्मक मापेंगे, ठीक है। तो हम अगले नंबर टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अब आपके सामने अगला नंबर टॉपिक है जिसमें कह रहा है कि अवतल दर्पण के द्वारा उनके किरण आरेखों को जानेंगे, ठीक है। अवतल दर्पण के किरण आरेखों को खींचेंगे और उनको जानेंगे, ठीक, जो कि मैंने पहले से ही इसे बना रखा है, बस आपको समझा देता हूँ। तो यह रहा आपके सामने प्रश्न कि अवतल दर्पण द्वारा क्या करना है, बने प्रतिबिंबों को किरण आरेख द्वारा समझेंगे या जानेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख दिया अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों के किरण आरेख निम्नलिखित है, ठीक है, जो कि मैंने दूसरे कॉपी में इसे नोट करके रखा है। जैसा कि आपके सामने यह पहला किरण आरेख है जिसमें वस्तु को हमने कहाँ रखा है, अवतल दर्पण के माध्यम से इसे व्यवस्थित किया है। मैंने माना कि M और M' एक अवतल दर्पण है, ठीक है, जिसकी यह ध्रुव P है, ठीक है, फोकस F है, प्रकाश केंद्र वर्गता केंद्र हमारा क्या है, C है, ठीक है। और वस्तु को हमने कहाँ रखा है, अनंत पर। ये वस्तु कहाँ है, अनंत पे। तो जब अनंत पे कोई वस्तु को हम रखते हैं ना तो यह क्या होती है, इसके शीर्ष से एक परावर्तक किरण अपवर्तित किरण जाती है दर्पण के सतह से टकरा करके यहाँ पे एक फोकस पे आकर के मिल जाती है। यह वास्तविक प्रतिबिंब होता है। तो हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वह कहाँ बनता है, जो कि फोकस पे बन रहा है, ठीक है। और जो यह कैसा हो रहा है, वास्तविक माना जाता है, ठीक है। और तीसरा में कह रहा है कि किस प्रकार का बनता है, जो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा उल्टा ही प्रतिबिंब होगा, ठीक है। और आप इस प्रतिबिंब को साइज को क्या करते हैं, गिन सकते हैं, न गिन सकते हैं, इसलिए यह बहुत अत्यंत छोटा है, ठीक है। तो अब आपके सामने दूसरा नंबर डायग्राम है जिसमें कह रहा है कि वस्तु को हमने कहाँ रखा है, कहाँ पे रखा है, एफ पे, फोकस पे रखा है, ठीक है। तो जब हम फोकस पे यहाँ पे वस्तु को रख रहे हैं तो इसको क्या कहाँ बन रहा है प्रतिबिंब, अनंत पे, ठीक है, इसका कोई अंत नहीं हो रहा है, ठीक है। जहाँ पे ये कटान बिंदु आ जाता है वहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कटान बिंदु नहीं आ रहा है तो वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है क्या पे, अनंत पे, ठीक है। और वस्तु देखिए इतना पिद्दी सा है और प्रतिबिंब देखो तो कितना सा बनने वाला है। तो क्या होगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आकार कैसा होगा, बहुत बड़ा, ठीक है। उल्टा मैंने बता दिया है। और ये वास्तविक बनेगा, आपको बता ही दिया है कि वास्तविक कैसा बनेगा, जब वस्तु यहाँ पे खड़ा होगा और इसके नीचे वाले अक्ष में क्या होगा, प्रतिबिंब बनने वाला है, तो वो वास्तविक और उल्टा होगा, ठीक है। तो अब आपको तीसरे नंबर डायग्राम को समझाते हैं। क्या कह रहा है, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, अनंत और सी पर, ठीक है। वस्तु की स्थिति कहाँ है, अनंत और सी के बीच में, ठीक है। तो उसकी प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनेगा, तो वह कैसा बन रहा है, देखिए आप, प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, ठीक है। तो वास्तविक बन रहा है तो उल्टा भी बनेगा, ठीक है, उल्टा हो गया। अब हमें बताना है कि इसका स्थान कौन सा है, कि तो देखिए प्रतिबिंब का स्थान वर्गता केंद्र के बीच और फोकस के बीच में है, ठीक है, इन दोनों के बीच में
प्रतिबिंब का स्थान है। तो वस्तु को देखिए आप, छोटा सा बन रहा है या बड़ा सा, तो ये वस्तु कहाँ पे है, ठीक है, वस्तु हमारा जो कि ए बी है, ठीक। तो इसका प्रतिबिंब देखिए ए डैश बी बन रहा है, तो वस्तु से छोटा बन रहा है। आप तो लकीर के माध्यम से ही इसे पहचान सकते हैं कि वस्तु से प्रतिबिंब छोटा बन रहा है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह किरण आरेख समझ में आ चुका होगा। अब अगले नंबर किरण आरेख की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब आपके सामने अगला किरण आरेख दे रखा है कि अवतल दर्पण में क्या होगा, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। वस्तु की स्थिति आप देख सकते हैं सी और एफ के बीच में, यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है, ठीक है। तो इसकी प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी, तो प्रतिबिंब में देख सकते हैं आप, वस्तु कहाँ इसका प्रतिबिंब बन रहा है, सी और अनंत के बीच में। तो मैंने क्या लिखा, अनंत और सी के बीच में बना वस्तु का प्रतिबिंब। और इसके किस प्रकार का बन रहा है, उल्टा बन रहा है, तो ठीक है मैंने लिख दिया कि उल्टा बन रहा है। और कैसा बन रहा है, वास्तविक, वास्तविक बन रहा है। देखिए तो आप वस्तु को देखिए कितना सा छोटा साइज है, और इसका प्रतिबिंब देखिए तो कितना बड़ा सा बन रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो प्रतिबिंब होगा वह वस्तु से कितना बहुत बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यह भी टॉपिक आपको समझ में आ चुका होगा। यदि समझ ना आए तो आप वीडियो को बैक करके थोड़ा सा देख सकते हैं। अब अगले नंबर पॉइंट्स की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। जैसा कि आपके सामने यह अवतल दर्पण है, ठीक, जिसमें वस्तु की स्थिति आपको कह रहा है कहाँ पे है। तो वस्तु की स्थिति आप देख सकते हैं वक्रता केंद्र पे है, ठीक है। मैंने वस्तु को कहाँ रखा है, सी पे, यानी वक्रता केंद्र, ठीक है। तो इसकी प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगी, तो प्रतिबिंब भी कैसा होता है, क्योंकि एक यहाँ से प्रकाश की किरणें इस प्रकार से जा रही है, तो यहाँ पे सी पर ही वस्तु का प्रतिबिंब भी बन रहा है, ठीक है। सी पर ही वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। तो देखिए क्या वस्तु का साइज जो इतना है और वो प्रतिबिंब का साइज इतना है, तो दोनों को देखिए आप बराबर है क्या, तो आपको देखने में लग रहा है कि बराबर है, तो यानी कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा, वस्तु के बराबर ही होगा, ठीक है। वास्तविक हो चुका है, उल्टा भी हो चुका है, तो और कहाँ पे बन रहा है, सी पर बन रहा है। तो आपका ये भी पॉइंट क्लियर होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, नहीं तो आपको PDF तो मिल ही जाएगा, ठीक है। आप छठे नंबर पॉइंट की ओर, यानी कि आखिरी नंबर पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, F बिंदु है, और ये हमारा C बिंदु है, ठीक है। ये P बिंदु है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये अवतल दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण है। यहाँ पे ये भाग जो होगा क्या होगा, रजतित या कलई किया होगा, ठीक है, रजतित या कलई किया हुआ है। आपको करना क्या है कि P और F के बीच में वस्तु को रखना है, ठीक है। वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच में है, ठीक है। तो जब हम दर्पण के सामने क्या करते हैं कि वस्तु को P और F के बीच में रखते हैं, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे, ठीक है। वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी, चूँकि आभासी है प्रतिबिंब, और जो कि सीधा भी है, सीधा है ना। आभासी जो होगा सो सीधा होगा, और वस्तु से देखिए तो वस्तु यहाँ पे जो कि हमारा इतना सा है, ठीक है, इतना सा वस्तु है, और इसका प्रतिबिंब इतना सा है, ठीक है। तो क्या कहेंगे, वस्तु क्या बनेगा, वस्तु से बड़ा क्या होगा, इसका प्रतिबिंब होगा। और क्या हो रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, ठीक है, तो दर्पण के पीछे, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को आज यह जो लेक्चर नंबर 3 था वह कंप्लीट हो चुका है। अब आपको PDF इसका यूट्यूब चैनल में के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, ताकि आप लोगों के सामने ऐसी ऐसी वीडियो और आते रहें। धन्यवाद, ठीक है।